नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी। जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि संविधान वर्तमान समय में जो परीक्षाएं हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है। चाहे वो आईएएस पीसीएस में सामान्य अध्ययन का पेपर हो या टीजीटी पीजीटी एलटी अन्य परीक्षाएं हों या अन्य कोई भी परीक्षा, एक दिवसीय परीक्षाएं हों, चाहे कोई भी परीक्षा हो, सभी में भारत का संविधान या पॉलिटी एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है। तो आज हम संविधान के एक टॉपिक प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना पर एक संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित चर्चा करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। जब हम प्रस्तावना पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे मन में पहला विचार ये आता है कि प्रस्तावना होती क्या है, प्रस्तावना का अर्थ क्या है। तो संक्षेप में इसको समझ लें। प्रस्तावना वास्तव में क्या होता है, जब कोई लेख लिखा जाता है, कोई निबंध लिखा जाता है, तो उस निबंध या उस लेख को संक्षेप में एक दो लाइन या एक आध पेज में लिख देना, और इस तरह से लिख देना कि उसमें उस निबंध या उस लेख की सारी बातें, सारे लक्ष्य, सारे उद्देश्य समाहित हो जाएं, वो कहलाती है प्रस्तावना। अर्थात प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है, सभी बातें सारगर्भित रूप में लिख देना। अर्थात प्रस्तावना वास्तव में संविधान का सार होती है। प्रस्तावना संविधान का सार होती है, संविधान का सार या सार रूप होती है। भारत के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया है, और भारत के संविधान में शामिल किए जाने से पहले विश्व के बहुत से देशों ने अपने संविधानों में प्रस्तावना को शामिल किया। सबसे पहले जिस देश ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था, वह देश कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अमेरिका ने ही अपने संविधान में प्रस्तावना को सबसे पहले क्यों शामिल किया? क्योंकि विश्व का पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है। अमेरिका से पहले किसी देश ने अपना संविधान नहीं लिखा था। सबसे पहले अमेरिका ने अपना संविधान लिखा, उसके बाद फ्रांस ने लिखा, फिर स्पेन ने लिखा, और फिर विश्व के बहुत से देशों ने अपना संविधान लिखा। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने संविधान में जो प्रस्तावना को शामिल किया, यहीं से हमें अर्थात भारत को इसकी प्रेरणा मिली। अर्थात भारत के संविधान में प्रस्तावना को शामिल करने की प्रेरणा संयुक्त राज्य अमेरिका से मिली। लेकिन इसका आधार, प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव बना। इसका आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारत की संविधान की प्रस्तावना बनी। इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहे जाने का कारण क्या है? क्योंकि यह प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर निर्मित हुई। अब प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई, उसकी जो भाषा थी, ये भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। ये भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। इस तरह से भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, इसकी प्रेरणा संयुक्त राज्य अमेरिका से मिली। इसका आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव है, और यहाँ की जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो प्रस्तावना भारत के संविधान की लिखी गई, इसके बारे में विद्वानों ने क्या क्या मत व्यक्त किया है। वास्तव में प्रस्तावना के संदर्भ में भारत में और विदेशों के बहुत से विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं, तो हम उस पर संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने क्या कहा था
प्रस्तावना राजनीतिक जनपत्री है। वास्तव में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, इन्होंने उसी उद्देश्य प्रस्ताव को राजनीतिक जनपत्री कहा था और उसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी। अर्थात के.एम. मुंशी ने क्या कहा था, प्रस्तावना राजनीतिक जनपत्री है। राजनीतिक जनपत्री क्यों कहा? क्योंकि जैसे व्यक्तियों की जनपत्री जो होती है वो सामान्य रूप से एक पेज की होती है और उसी में उसके बारे में अर्थात उस व्यक्ति के बारे में लगभग सारी बातें समाहित होती हैं। विद्वान लोग उसको देख के उस व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताते रहते हैं। उसी तरह भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है, ये प्रस्तावना एक पेज की है, लेकिन इसी एक पेज की प्रस्तावना में भारत के संविधान के जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, मूल्य हैं, वो सब समाहित हो जाते हैं। इसीलिए कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री कहा। N.A. पालकीवाला ने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। उन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, अर्थात प्रस्तावना से संविधान के बारे में हमें सामान्य जानकारियां मिल जाती हैं। A.K. अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने कहा प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, अर्थात हमने लंबे समय से भारत के लिए जो सपने देखे थे वही सपने सारे के सारे इसमें हमने शब्दों के रूप में शामिल कर दिए हैं। और वे सपने क्या थे? समानता दिलाने के, स्वतंत्रता दिलाने के, बंधुता स्थापित करने के। तो A.K. अय्यर ने क्या कहा, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। जब संविधान सभा में बहस हो रही थी तो इस बहस के दौरान ठाकुर दास भार्गव ने कुछ बातें कही थी और उन्होंने क्या क्या कहा था, इसको देख लेते हैं हम। उन्होंने कहा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जा सकता है। ये बात पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान सभा में कही थी और आगे चलकर गोलखनाथ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था और यही बात ठाकुर दास भार्गव ने संविधान सभा में बहस करने के दौरान दी। इस तरह से विद्यार्थियों के लिए जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों में बड़ा अंतर हो जाता है। ठाकुर दास भार्गव ने ये बात कही थी संविधान सभा में कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जा सकता है और आगे चलकर सर्वोच्च न्यायालय ने गोलखनाथ के बाद में यही इसी तरह की बात कही थी। दूसरी बात क्या कही थी ठाकुर दास भार्गव ने, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है और बेरूबारी के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी कहा। लेकिन संविधान सभा में ये बात ठाकुर दास भार्गव ने कही थी। तो इस तरह से प्रस्तावना के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने विचार इस तरह से व्यक्त किए। अब एक बात ये आती है कि प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति वास्तव में क्या है, प्रस्तावना को हम क्या माने कि उसकी संवैधानिक स्थिति किस तरह की है। और संवैधानिक स्थिति निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर स्पष्ट हो सकती है और सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के संदर्भ में कई वादों में, कई मुकदमों में डिसीजन दिए हैं और अपनी टिप्पणियां की हैं। थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं और उसके बाद हमें स्पष्ट हो जाएगा कि प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति वर्तमान समय में क्या है। तो एक केस आया था, एक मुकदमा आया था गोपालन बनाम मद्रास राज्य का और इस मुकदमे के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, अर्थात प्रस्तावना के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। ये बात गोपालन के मामले में 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने कही थी। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा आया, बेरूबारी का वाद। बेरूबारी का जो वाद आया था उस मामले में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी थी और बेरूबारी के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या कहा था। एक बात कही उन्होंने, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अर्थात प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वास्तव में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन
संविधान की जो भाषा अस्पष्ट होगी, जहाँ पे भाषा स्पष्ट नहीं होगी, वहाँ पर उस भाषा को समझने के लिए हम प्रस्तावना की सहायता ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण बातें कही थी। पहली क्या कही? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा आया था पंजाब राज्य से गोलखनाथ का वाद, अर्थात गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य। और इस वाद में 1967 में, यह मुकदमा 1967 में आया था। 1967 में यह मुकदमा आया और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अर्थात अभी तक गोलखनाथ के वाद तक प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति क्या दिख रही है? प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। दूसरी बात, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तीसरी बात, प्रस्तावना संविधान की आत्मा उन्होंने कही। यहां तक प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति इस तरह से है, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा आया केशवानंद भारती का केरल राज्य के साथ, और ये भारत के इतिहास में सबसे लंबा मुकदमा है। 68 दिन इसकी लगातार सुनवाई हुई थी और 68 दिन की सुनवाई के बाद इस पर निर्णय आया था। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के निर्णय को पलट दिया। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 137 में अपने निर्णय को पलट देने का अधिकार है या उसका पुनरावलोकन करने का अधिकार है। तो उन्होंने अपने पहले के निर्णय को पलट दिया और अब क्या कहा? उन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का अंग है। लेकिन गोपालन के बाद में जो उन्होंने कहा था प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, इसको उन्होंने बनाए रखा। अर्थात इस वाद में, केशवानंद भारती के वाद में उन्होंने कहा कि वास्तव में प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पे कोई डिसीजन नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहां इन्होंने ये मान लिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। अर्थात बेरुबारी के वाद में इन्होंने जो कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इस निर्णय को पलट दिया। अब आगे बातें आती है कि अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो फिर इसमें संशोधन भी किया जा सकता है निश्चित रूप से। और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यह बात स्पष्ट कर दी। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि संविधान का अंग है, संविधान का भाग है, और संविधान का भाग है तो संशोधन हो सकता है। लेकिन इन्होंने संसद के संविधान संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया या उसे व्याख्यायित करके बताया कि वो शक्ति असीमित नहीं है। इन्होंने कहा कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे में नहीं, अर्थात प्रस्तावना का जो भाग मूल ढांचे के अंतर्गत होगा, बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत होगा, उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। अर्थात केशवानंद भारती के बाद में उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का अंग भी मान लिया और प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति भी संसद को दे दी, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि संसद प्रस्तावना के मूल ढांचे वाले भाग में संशोधन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में कहा था कि भारत में संसद को संविधान संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है लेकिन असीमित नहीं। उन्होंने कहा था कि भारत में संसद को संविधान संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है लेकिन असीमित नहीं। संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करे। तो इस तरह से केशवानंद भारती के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया, संसद को उसमें संशोधन करने की शक्ति दे दी, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन करने से रोक दिया। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है, अर्थात उसमें उसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अब क्या स्थिति आती है?
जब संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति मिल गई तो फिर संसद ने प्रस्तावना में संशोधन किया और केशवानंद भारती के वाद का निर्णय आया था 1973 में और भारत में संसद ने 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया। 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया। और इस 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। समाजवादी और अखंडता। और अखंडता। इस तरह से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। और इन तीनों शब्दों को 3/1/1977 से प्रभावी किया गया। ये तीनों शब्द 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुए। अर्थात संशोधन तो 1976 में हो गया, लेकिन ये तीनों शब्द 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुए। 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुई। अर्थात 3 जनवरी 1977 से भारत की प्रस्तावना अपने नए रूप में आ गई। और वो नए रूप में आने के बाद क्या हो गई, इसको आप देख लें। प्रस्तावना अब क्या हो गई, इसे देख लें आप। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 और ब्रैकेट में देखें क्या लिखा है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस तरह से भारत के संविधान की प्रस्तावना अब नए रूप में आ गई। और कब से आई? 3 जनवरी 1977 से। संशोधन हुआ था 1976 में, लेकिन वो तीनों शब्द प्रभावी हुए 3 जनवरी 1977 से। अब एक बात आती है कि प्रस्तावना में जो बातें लिख दी गई हैं, उन बातों से हमें क्या पता चलता है, क्या क्या चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो इसको देख लें हम। प्रस्तावना जो है भारत के संविधान की, इससे 4 चीज़ें मुख्य रूप से स्पष्ट होती हैं। पहली बात होती है सत्ता का स्रोत क्या है, दूसरी बात शासन का प्रकार क्या है, तीसरी बात है शासन के लक्ष्य क्या है, और चौथी बात स्वीकृति और अधिनियमन की तिथि क्या है। तो स्वीकृति और अधिनियमन की तिथि तो बिल्कुल स्पष्ट है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इस दिन भारत का संविधान स्वीकृत किया गया और अधिनियमित किया गया। इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान अधिनियमित कर दिया गया था। लेकिन बाकी और चीज़ें इससे क्या क्या स्पष्ट होती हैं, उनको हम एक एक को समझ लें। सबसे पहला सत्ता का स्रोत। सत्ता का स्रोत क्या है, ये संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट हो जाता है।
संविधान की प्रस्तावना शुरू कहाँ होती है? हम भारत के लोग शब्द से। और हम भारत के लोग शब्द का अर्थ क्या होता है? इससे कई बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात क्या स्पष्ट होती है कि सत्ता का स्रोत जनता है, अर्थात संप्रभुता जनता में निहित है। पहली बात इससे स्पष्ट होती है कि सत्ता का स्रोत जो है वो है जनता, ये जनता है, अर्थात भारत में संप्रभुता जनता में वास कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में संप्रभुता जनता में वास कर रही है, सत्ता का स्रोत जनता है, या भारत में संप्रभुता जनता में वास कर रही है। संप्रभुता जनता में वास कर रही है। और इसके लिए एक शब्द होता है, वो क्या होता है? लौकिक सार्वभौमिकता। इसका अर्थ होता है लौकिक सार्वभौमिकता, अर्थात संप्रभुता जनता में निहित है। इसका अर्थ होता है लौकिक सार्वभौमिकता। लौकिक सार्वभौमिकता अर्थात सत्ता जो है वो जनता में निहित है, इसका अर्थ होता है लौकिक सार्वभौमिकता। आपसे कभी पूछा जा सकता है लौकिक सार्वभौमिकता का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है कि संप्रभुता जनता में निहित है या सत्ता जनता में निहित है। दूसरी बात क्या आती है? शासन का प्रकार किस प्रकार का है? तो वास्तव में भारत में शासन का प्रकार कैसा है, ये भी प्रस्तावना में लिख दिया गया है। भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है। और ये गणतंत्र किस तरह का है, ये विशेषता आगे चल के बताई गई है। कैसा गणतंत्र है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये गणतंत्र है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरी बात क्या बताई गई है? समाजवादी, समाजवादी। तीसरी विशेषता इसकी क्या बताई गई है? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और चौथी क्या है? चौथी है लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र। इसकी चौथी विशेषता है लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र, अर्थात भारत में जो शासन है वो वास्तव में गणतंत्र है। एक शब्द में अगर आपसे पूछा जाए भारत का शासन कैसा है, तो एक शब्द में उत्तर होगा गणतंत्र है। आगे की जो बातें हैं वो ये बता रही हैं कि ये गणतंत्र किस तरह का है। यह गणतंत्र है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। अब थोड़ा सा हम इसको समझ लें कि ये गणतंत्र जो है उसकी विशेषताएं और क्या क्या हैं। तो वास्तव में क्या है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का क्या अर्थ होता है, यहीं पे समझ लें हम। गणतंत्र का अर्थ होता है जहां वंशानुगत शासन ना हो। इसका एक अर्थ निकलता है जहां वंशानुगत शासन ना हो, वंशानुगत शासन ना हो, वंशानुगत शासन ना हो, अर्थात वंशानुगत शासन ना हो, अर्थात सर्वोच्च पद पर देश का कोई भी नागरिक पहुंच सकता है। सर्वोच्च पद देश की जनता द्वारा निर्वाचित किया जाए, अर्थात किसी वर्ग के विशेषाधिकार ना होना। और भारत में स्थिति क्या है? यही स्थिति है। सर्वोच्च पद जो है वो राष्ट्रपति का पद है, वो वंशानुगत नहीं है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। यद्यपि जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती है, जनता अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करती है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल से होता है और उस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं और विधानसभाओं के सदस्य भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो इन सदस्यों का चुनाव हम अर्थात जनता करती है और वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अर्थात भारत में सर्वोच्च पद जो है वो वंशानुगत नहीं है और सर्वोच्च पद पर देश का कोई भी नागरिक पहुंच सकता है। तो इस तरह से गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च पद वंशानुगत ना हो और उस पर देश का कोई भी नागरिक पहुंच सके। अब दूसरी विशेषता जो है वो कौन सी है? दूसरी विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या इसको एक शब्द में हम कह सकते हैं सार्वभौम अर्थात संप्रभुता। अर्थात संप्रभुता, संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ रहता है कि हम आंतरिक मामलों में सर्वोच्च हैं और बाह्य मामलों में समकक्ष हैं। अर्थात भारत किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। संप्रभुता का सॉवरेनिटी का अर्थ होता है हम किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। उसका मतलब यह है कि आंतरिक मामलों में सर्वोच्च है। आंतरिक मामलों में हमसे ऊपर कोई नहीं है। आंतरिक मामलों में सर्वोच्च, आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाह्य मामलों में अर्थात दूसरे देशों के संदर्भ में हम समकक्ष हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम संप्रभु हैं। इसका अर्थ है कि दूसरे देश हमारे अधीन है, वो हमारे अधीन नहीं है, हम उनके समकक्ष हैं। लेकिन आंतरिक मामलों में हम सर्वोच्च हैं। अर्थात संप्रभुता से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। तीसरी बात क्या है? समाजवादी। तीसरी बात होती है समाजवादी और समाजवादी का अर्थ बहुत व्यापक है और वास्तव में एक विद्वान E.M. जोड ने कहा था कि समाजवाद ऐसी टोपी है जिसको इतने लोगों ने पहन लिया है कि उसका आकार ही बदल गया है। तो समाजवाद हर देश के संदर्भ में अलग अलग अर्थ रखता है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है और लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ क्या होता है कि गरीबी को दूर करना और अवसर की असमानता को समाप्त करना। तो वास्तव में भारत का संविधान जब लिखा गया तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में उसी समय आर्थिक न्याय की बात लिख दी गई थी और दूसरा अवसर की समानता की भी बात लिख दी गई थी और संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता देने की बात कही गई थी। तो इस तरह से भारत का जो संविधान है वास्तव में समाजवादी रूप ही रखता था, लेकिन इसी समाजवादी स्वरूप की विशेषता व्यक्त करने के लिए यह समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया था। अगली बात क्या लिखी गई संविधान की प्रस्तावना में? पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन साथ ही राज्य सभी धर्मों को प्रश्रय देता है। पंथ निरपेक्षता को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया गया है और भारत के संविधान में अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 इसको अभिव्यक्त करते हैं। इसके साथ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक में दिया गया है वो भारत के संविधान को पंथ निरपेक्ष स्वरूप प्रदान करता है। लेकिन इसी को स्पष्ट करने के लिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख कर दिया गया। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो कौन सा है? लोकतंत्र। भारत ऐसा गणराज्य है या ऐसा गणतंत्र है जो गणतंत्र होने के साथ साथ लोकतंत्र भी है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? एक लाइन में इसका अर्थ होता है जहां पर राज सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाए, उसे कहते हैं लोकतंत्र। और लोकतंत्र दो रूपों में स्पष्ट होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा प्रतिनिधि लोकतंत्र। दूसरा प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वास्तव में प्राचीन समय में यूनान के छोटे छोटे जो नगर राज्य होते थे वहां पे रहता था और उसका अर्थ होता है कि विधायी कार्यों में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग ले। शासन कार्यों में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग ले या ना ले, लेकिन विधायी कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले, इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र।
तो यूनान के छोटे छोटे नगर राज्य जो थे, विशेषकर एथेंस में इस तरह का प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। लेकिन वर्तमान समय में बड़े बड़े राष्ट्र राज्य हैं और इन राष्ट्र राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं होता, यहाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है। तो भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया, अर्थात जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधायी कार्यों में और शासन के कार्यों में भाग लेती है और इसकी अभिव्यक्ति दो रूपों में होती है। पहली वयस्क मताधिकार और दूसरी निर्वाचित सदन के प्रति मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व। पहली बात क्या आती है? वयस्क मताधिकार, अर्थात वयस्क मताधिकार से हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। वयस्क मताधिकार से हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना है उन प्रतिनिधियों की सभा के प्रति मंत्रिपरिषद अर्थात कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। जैसे अनुच्छेद 75(3) में केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी और अनुच्छेद 164(2) में राज्यों की मंत्रिपरिषद राज्यों की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस तरह से भारत में लोकतंत्र है, इसके प्रमाण दो हैं, एक वयस्क मताधिकार और दूसरा चुने हुए सदन के प्रति मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व। अब इसके बाद आता है शासन के लक्ष्य क्या हैं। ये भी प्रस्तावना से स्पष्ट हो जाता है कि शासन के लक्ष्य क्या हैं। तो प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं उनसे क्या दिखाई देता है कि शासन का लक्ष्य क्या है? न्याय प्रदान करना, स्वतंत्रता प्रदान करना, समानता या समता स्थापित करना और बंधुत्व स्थापित करना। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिलाने का संकल्प लिया गया है। और जो बंधुत्व है इसका अर्थ क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसका अर्थ स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि बंधुत्व का अर्थ है वी फीलिंग, हम एक हैं, इसकी भावना, और इसे 2 आयामों पे जोड़ा गया है, अर्थात लोगों में प्रतिष्ठा की अभिव्यक्ति करना और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। वास्तव में देश की एकता भी 2 रूपों में स्पष्ट होती है, एक भौगोलिक और दूसरी मानसिक। मानसिक एकता का अर्थ क्या होता है कि हम सब भारतीय एक हैं, और भौगोलिक एकता के साथ अखंडता शब्द को भी जोड़ दिया गया है, जिसका अर्थ होता है भारत का राज्य क्षेत्र अखंड है, उससे कोई भी भाग अलग नहीं हो सकता। तो इस तरह से भारत में शासन के लक्ष्य हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व स्थापित करना। स्वीकृति और अधिनियमन की तिथि हमने पहले ही स्पष्ट कर दी है, वो क्या है? 26 नवंबर 1949 या मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो इस तरह से भारत के संविधान की प्रस्तावना पर एक संक्षिप्त चर्चा हमने कर ली, और इसके बाद हम इससे जुड़े कुछ प्रश्नों पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इससे आप स्पष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल पूरी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो 2-3 प्रश्नों पे हम चर्चा कर लेते हैं, तो ये टॉपिक आपका अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, और आगे हम फिर किसी और लेक्चर में प्रैक्टिस सेट में इस तरह की चर्चाएं प्रश्नों पर किया करेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? तो वास्तव में संविधान लागू जब किया गया था उस समय भारत के संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं जोड़े गए थे। उस समय संविधान की प्रस्तावना कैसे शुरू होती थी? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आगे की बातें थी। यहाँ आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उसमें जो 4 विकल्प हैं, पहला क्या है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। बी क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
और विकल्प सी क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और डी क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो वास्तव में क्या है, समाजवादी शब्द जोड़ा ही नहीं गया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा ही नहीं गया था, और इस विकल्प डी नहीं हो सकता। विकल्प सी क्या है, और विकल्प ए क्या है, विकल्प बी क्या है, इस पे भी हम देख लेते हैं। विकल्प ए में क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य, लेकिन ऐसा नहीं था, उसमें क्या लिखा गया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, अर्थात ये भी गलत है। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द नहीं जोड़ा गया था, ये भी गलत है। और विकल्प सी क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप ये था। उस समय प्रस्तावना शुरू होती थी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और फिर आगे बातें लिखी गई थी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प सी। अब एक दो प्रश्नों पे और चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिए हैं उसके आधार पर संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप इस समय वर्तमान में क्या है। विकल्प ए क्या है, यह लागू नहीं किया जा सकता। विकल्प बी, यह लागू किया जा सकता है। विकल्प सी, विशेष परिस्थिति में लागू किया जा सकता है। और विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पूरे व्याख्यान के दौरान आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया होगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, और दो महत्वपूर्ण निर्णयों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने विधिक स्वरूप को स्पष्ट कर दिया है। वो निर्णय कौन कौन से हैं, पहला गोपालन का वाद, गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोपालन का वाद, गोपालन बनाम मद्रास राज्य का जो वाद था 1950 में आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि प्रस्तावना को प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, अर्थात प्रस्तावना को लागू नहीं कराया जा सकता। ये बात गोपालन के वाद में कही थी। और आगे चलकर केशवानंद भारती का जो वाद आया था, केशवानंद भारती के वाद में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इसी निर्णय को बनाए रखा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, अर्थात प्रस्तावना को लागू नहीं कराया जा सकता। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, इसे लागू नहीं कराया जा सकता। लेकिन इसके साथ ही अन्य चीजें भी क्या शामिल हैं, ये संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, बस उसके बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं हो सकता। अब देख लें आगे। एक प्रश्न और, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। प्रश्न क्या है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। वास्तव में इसमें एक प्रश्न में दो प्रश्न शामिल हैं। पहला बात क्या है, भारत के संविधान का कौन सा भाग, इसमें आपको इसे दो पार्ट में तोड़कर देखना होगा इस प्रश्न को, भारत के संविधान का कौन सा भाग, और फिर दूसरा संविधान की आत्मा। क्योंकि इस पर स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। लेकिन संवैधानिक उपचारों का अधिकार वास्तव में एक अनुच्छेद है, वो संविधान का भाग नहीं है। तो कौन सा भाग ऐसा है जो संविधान की आत्मा कहलाता है। तो वास्तव में प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का भाग माना है केशवानंद भारती के केस में, केशवानंद भारती के वाद में, और प्रस्तावना को ही गोलकनाथ के वाद में संविधान की आत्मा माना है। तो इस तरह से संविधान की आत्मा जो है वो कौन सा भाग है, उसे कहा जाएगा उद्देशिका या प्रस्तावना।
उद्देशिका संविधान का भाग है और इसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आत्मा कहा था गोलकनाथ के वाद में। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी। और अब बस इसके साथ ये प्रश्न पूरे कंप्लीट होते हैं। और आज जो हमने चर्चा की है प्रस्तावना नामक महत्वपूर्ण टॉपिक पे, एक उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ आपको मिलेगा और इसी तरह से अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे जो आपके लिए लाभदायक होगी, और हम उससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास भी आपको कराते रहेंगे। धन्यवाद।